जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब बड़े पाए के रिसर्चर हैं और इंटरनेशनल जो जरीदों में लिखते रहते हैं। दहशतगर्दी जो दहशतगर्द मूवमेंट्स हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अफ़गानिस्तान के बड़े ख़ास तौर पे एक्सपर्ट हैं और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बारे में अक्सर लिखते रहते हैं। आज मैंने स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर आज एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ है, जिसमें पंजाबी जो लोग थे उनको निकाल-निकाल के मारा गया है और इसकी क्या वजूहात हैं? बलूचिस्तान में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किस डायमेंशन पे जा रहा है? स्टेट कहाँ खड़ी है? सोसाइटी कहाँ खड़ी है? रीजनल ममालिक का क्या किरदार है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए रिक्वेस्ट की। बासित साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। बात साहब, थैंक यू। बात साहब, ये जो आज वाक़या हुआ है जिसमें पंजाबी जो मज़दूर थे, लोग थे, उनको बसों से निकाल के जो मारा गया है और सुनने में आया कि बीएलए ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की है। ये क्यों मारते हैं पंजाबियों को? क्या वजह है? कहा जाता है कि बाकी भी सूबे के लोग जो हैं वो बलूचिस्तान जाते हैं, लेकिन पंजाबियों को ख़ास तौर पे क्यों मारा जाता है? इससे पहले भी कुछ लोगों को बलूचिस्तान के अंदर, गवादर के अंदर मारा गया था। एक तो ये सवाल का जवाब दें और दूसरा ये भी बताएँ कि पंजाबी इसमें बोलते क्यों नहीं हैं? जब पंजाबियों को मारा जाता है तो लार्जली पंजाबी जो कौम है वो इसको समझती है कि जी ठीक है, हम एक बड़ी एथनिक आइडेंटिटी है, हमें कोई मसला नहीं है। या कि आप समझते हैं कि कुछ ख़ास एक लिबरल तबका है जो समझता है कि नहीं, हमें जो है वो इस बात पे इस चीज़ का साथ नहीं देना और हमें ओप्रेस्ड जो कि बलूचिस्तान के लोग जिनके बारे में कहा जाता है ख़ास तौर पे कि जी वहाँ पे बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन्हीं का साथ देना चाहिए। ये इस तरह की जो कन्फ्यूज़न है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा प्लीज़ एजुकेट करें, हमें भी थोड़ा एजुकेट करें। एजुकेट क्या करना है चीमा साहब, आप हमारे उस्ताद हैं। हम आपसे तो हम सीखते हैं जनाब। आपने जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं आई विल डिपार्ट फ्रॉम दैट और मैं उसकी मुद्दे की सेंट्रलिटी की तरफ आ जाऊंगा। तो ये जो पंजाबियों के ऊपर अटैक है, इसको आप और बाकी जो एथनिक कौमें हैं, जैसे सिंधी हैं, पश्तून भी हैं, बलोच हैं, उन उन उनके ऊपर फ्रेमिंग नहीं होती। ये पंजाबियों पे क्यों फ्रेमिंग होती है? तो वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखिएगा कि ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है बलूचिस्तान में, जिसमें फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस पंजाबी के ऊपर ब्लेम आता है और उसको पंजाबी आर्मी की तरफ वो अपने प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स में फ्रेम करते हैं, बलोच इंसर्जेंट्स और सेपरेटिस्ट, कि जी पंजाबी आर्मी और पंजाब इस्तेसाल कर रहा है बलूचिस्तान का। तो उसमें वो पंजाब को और पंजाबियों को एज अ मोनोलिथ ले लेते हैं। हालांकि ये एक स्टेट और पेरिफरी या सेंटर पेरिफरी का एक एंटेगोनिस्टिक रिलेशनशिप है, जिसके अंदर जो एक आम पंजाबी है उसके भी हालात उतने ही खराब है जितने किसी भी और कौम के खराब है। लेकिन ये जो एथनिकली मार्जिनलाइज्ड नेशंस है, स्पेशली जो पश्तून्स है पेरिफरी पे, या बलोच है पेरिफरी के, वो जो विक्टिमहुड का नैरेटिव है उसके अंदर जो मेन विलन पेंट किया जाता है इन नैरेटिव्स के अंदर, वो पंजाबीज है, जिसकी वजह से पंजाबी के ऊपर अटैक आता है। तो ये तो एक बात होगी। पंजाबी इसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो हमारी नजर में नहीं शायद आते। डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट तरीकों से इसको रिस्पॉन्ड करता, हाँ वायलेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ वो जो रेशल प्रोफाइलिंग है वो तो होती ही है। नैरेटिव्स तो बनते ही हैं, वो हमारे सामने है। फिर जो सलूक होता है वो भी हमारे यूनिवर्सिटीज में जो प्रोटेस्ट आते हैं वो भी हमारे सामने एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन अब मैं वापस आता हूँ कि आज नवाब अकबर खान बुख्ती की 18th डेथ एनिवर्सरी है और कल रात 12 बजे के बाद या कल रात से ये ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। तो बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है जनाब। हम शायद बलूचिस्तान के
करंट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को भूल चुके हो, बलोच नहीं भूला। तो शायद आज की जो मुक्तदरा है और जो गवर्नमेंट है उसको तो शायद ये ना याद हो कि नवाब अकबर बुगटी की 18वीं डेथ एनिवर्सरी है, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल मानों में शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान में शूरिश तो शुरू थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहत, लेकिन नवाब अकबर बुगटी की किलिंग जो थी जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो की थी, वो टर्निंग पॉइंट था। आज उस बात को 18 साल हो गए, इंसर्जेंसी काबू में नहीं आने को दे रही। तो गवर्नमेंट या मुक्तदरा तो भूल गई होगी, बलोच इंसर्जेंट नहीं भूला। तो ये वो रिवेंज अटैक थे जो लॉन्च किए गए हैं। तो अगर कोई बंदा जो इस कॉन्फ्लिक्ट को फैक्चुअली समझता है और इस पे नजर रख रहा होता, तो सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए थे। ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर ये अटैक इतने बड़े पैमाने पे अक्रॉस बलूचिस्तान, तकरीबन 10 अजला के अंदर ये अटैक हुए हैं, जितने एंट्री पॉइंट्स थे उनको चोक किया है, जो जो रास्ता सिंध की तरफ जाता है उसको बंद किया, जो रास्ता पंजाब की तरफ जाता है उसको चोक किया, जो कराची कोयटा हाईवे अफगानिस्तान की तरफ जाता है, कोयटा तफ्तान का रोड जो ईरान की तरफ जाता है, इन एंट्री पॉइंट्स को बंद किया उन्होंने और फिर अटैक लॉन्च किए। ये अटैक फिर पंजाबी की किलिंग उसमें है, जो सिंबॉलिक इन सेंस हो जाती है कि ये नवाब अकबर बुगटी की 18th डेथ एनिवर्सरी की रिवेंज अटैक, वो उसने ऑपरेशन हीरोफ का नाम दिया है। अब जो हीरोफ है, हीरो कौन है? वो नवाब अकबर बुगटी को ही कह रहे हैं ना। और फिर आज के दिन यहाँ पे चाइना के आर्मी चीफ भी मौजूद है, जिन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात भी की हुई है। वो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स लेके आए, तो जिस दिन वो यहाँ थे, इतना बड़ा बलूचिस्तान में वाकया हुआ, तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे शेक हुआ होगा। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये अटैक हुआ। और ये हमारे हालात है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री में इतना भी नहीं पता कि जब इलेक्शन होते हैं तो बलोच सेपरेटिस्ट वायलेंस को ज्यादा करता है, जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे होता है तो वायलेंस को ज्यादा करता है, नवाब अकबर बुगटी की एनिवर्सरी डेथ आती है तो वायलेंस को ज्यादा करता है। तो हम कहाँ थे? हमारे सिक्योरिटी मेजर्स कहाँ थी? हमारी इंटेलिजेंस? वाई वर वी कॉट ऑफ गॉड? बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। इट्स अ सैड डे एंड देयर हैज बीन अ कार्नेज एंड अ ब्लड बाथ इन बलूचिस्तान। चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिक्योरिटी फेलियर है। और आपने बड़ा अच्छा इसको कहा कि ये बेसिकली बलोच नहीं भूले, मुक्तदरा या सिस्टम या हमारी स्टेट जो है वो इसको भूल चुकी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बासा साहब, इसका मतलब ये है कि ये जो ये मेरा ओपिनियन है, ये चीमा साहब ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन जो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट के ट्रेंड्स को समझते हैं, ओवर द इयर्स उन्हें पता होना चाहिए था कि जब डेथ एनिवर्सरी एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसके ऊपर तशद्दुद में इजाफा होता है, अटैक्स के अंदर इजाफा होता है, तो सिक्योरिटी जैसे मुहर्रम आता है, यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। वो सिक्योरिटी मेजर्स बलूचिस्तान की हद तक लिए जाने चाहिए थे। जब नहीं लिए गए तो फिर इंप्रेशन यही जनरेट होता है कि शायद हमें नहीं पता तारीख का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो मैं समझ गया। बासा साहब ये बताएं, कहाँ पे खड़ा है पाकिस्तान इस मौके पे जहाँ पे चाइनीज जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स बलूचिस्तान में नहीं आ रही, सऊदीज और अमारातीज का कुछ पैसा आना था बलूचिस्तान में वो नहीं आया, आए रोज हमले जो हैं वो हो रहे हैं, सिक्योरिटी कहा जा रहा है बड़ी बीफ अप है, लेकिन ये मसले तो मौजूद हैं। मसला किधर है? मसला ये है कि क्या ये अब फॉर एग्जाम्पल बलोच यज़ीदी कौंसल जो है एक, जो महारंग बलोच जिसको लीड कर रही हैं, वो भी एक सोसाइटी के लेवल पे भी प्रेशर डाल रहे हैं। हुकूमत ये कहती है कि बलोच यकजहती हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। क्या प्रॉब्लम किधर है? फिर ग्लिच क्या है? सर आपने पूछा था हम कहाँ खड़े हैं, तो एक सेंटेंस में वी आर स्टैंडिंग इन नो मैन्स लैंड, वहां पे खड़े हैं हम, नो मैन्स लैंड में खड़े हैं चीमा साहब। ग्लिच कहाँ पे है? आई थिंक ग्लिच है उस ओवर सिक्योरिटाइज्ड एंड मिलिटराइज्ड अप्रोच में, जिसमें जितना भी एथनिक एक्सप्रेशन आ रहा है, हर फॉर्म ऑफ
एथनिक एक्सप्रेशन जो है, जो ग्रीवेंसेस को आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता है, उसको डिस्क्रेडिट और डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है, ये कह के जी कि ये सारे के सारे लिंक्ड हैं सेपरेटिज्म के साथ, ये सारे के सारे लिंक्ड हैं मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी के साथ। अब उसके अंदर बलोच यकजहती कौंसिल के साथ भी यही किया गया। आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर इतना बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है चीमा साहब, कि एक लड़की डॉक्टर महरंग बलोच खड़ी हुई और वो इन नो टाइम्स बलूचिस्तान में एक लीडर के तौर पे उभरी। इसकी वजह क्या है, इसको खोजना चाहिए, इसको जानना चाहिए, इसको साइंटिफिकली विद एविडेंस एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि जज्बात के तहत या एक प्री कंसीव्ड जो हमारे बायसेस है उस लेंस से उसको देखे। आप ये देखें कि ओवर द इयर्स बलूचिस्तान में हुआ क्या है। बलूचिस्तान के ऊपर ऐसी हुकूमतें मुसल्लत की गई हैं जिनकी लोगों में कोई रूट्स नहीं है, सिवाय वो जो डॉक्टर मालिक बलोच वाला एक अरसा गुजरा, जिसके अंदर जो 2018 से लेके 2013 से लेके 18 तक का एक जो पीरियड गुजरा था, उसमें जो कुछ लोग थे, उसके अलावा आप देखें बलूचिस्तान पे वो लोग मुसल्लत किए गए हैं जिनका बलूचिस्तान के लोगों में कोई रूट्स नहीं है। तो जब आपने ऐसे लोग मुसल्लत किए जो जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस को बलूचिस्तान में चला ही नहीं सके, और वो रियासत को वो बातें बताते रहे जो शायद रियासत सुनना चाहती है, या वो रियासत को मिसलीड करते रहे क्योंकि वो रियासत के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने इक्तदार के लिए, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया जिसके अंदर एक ऐसी लीडरशिप की शायद जरूरत पैदा हो गई जो फिर आके पॉलिटिकली लोगों के जेन्युइन जो इश्यूज है उनकी बात करे। उसके अंदर फिर ये हमने देखा है कि डॉक्टर महरंग बलोच का एक जो है वो बड़ा मेटेओरिक राइज यहाँ पे होता है। अब उसको किसी भी कलर से आप पेंट करें कि वो खुला घूम रही है, आजाद घूम रही है, मसला ये है कि जो वो बात कर रही है क्या वो ठीक है कि नहीं। आपको इख्तलाफ हो सकता है उसके तरीके से, लेकिन जो वो बात कर रही है वो जेन्युइन ग्रीवेंसेस की बात कर रही है। तो आई थिंक यहाँ पे रियासत को अपना जो टेम्पलेट है और अपना जो लेंस है बलूचिस्तान पे उसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये जितनी ज्यादा ओवर सिक्योरिटाइजेशन करेंगे उतना ज्यादा उसका वायलेंट रिएक्शन भी आएगा, और जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो जेरीमेंडरिंग की गई है पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ, उसके वैक्यूम के अंदर ये डॉक्टर महरंग बलोच जैसे जो लोग हैं उनका राइज हमें नजर आता है, जो असल जो मसाइल है बलूचिस्तान के लोगों के। या जैसे उससे पहले आप देखें कि वो जो मौलवी हिदायत और रहमान थे गवादर में, वो बड़ी I'm सॉरी, वो बड़ी तेजी से गवादर में उनका राइज हुआ और वो गवादर हक दो तहरीक की तौर पे उभरे। वो क्यों, और उनका ताल्लुक देखें एक मजहबी जमात से है, मेरा ख्याल है अगर हम करेक्ट तो पहले शायद जमात इस्लामी के साथ थे अगर मैं ठीक हूं तो। और आप देखें कि सारे लोग उनके पीछे हो हाँ गए, जी। वो चाहे सेकुलर हो या कोई और हो, वो क्यों उनके पीछे हो गए, क्योंकि वो लोगों के जायज हुकूक की बात कर रहे थे और जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स है ग्राउंड पे उसकी बात कर रहे थे। महरंग बलोच के पीछे औरतें क्यों हो गई और लोग क्यों हो गए, क्योंकि जेन्युइन ग्रीवेंसेस की बात। तो अगर आप ऑल फॉर्म्स ऑफ जो एक्सप्रेशंस हैं, मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन है, उनको सिर्फ सिक्योरिटी के लेंस से देख के डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करते रहेंगे कि ये तो वही इंसर्जेंट्स का और उनकी ए टीम बी टीम वो वाला नैरेटिव यूज करेंगे, तो आप ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करना जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। और फिर आज हम वहां जाके खड़े हो गए जहां पे आप खड़े हैं, तो फिर ऐसा जो एक एटमॉस्फियर बनेगा जिसमें प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें अटैक हो रहे हैं, जिसमें हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई गायब है, तो फिर वहां तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता चीमा साहब, वहां तो कोई अपना पैसा लेके, जब आपकी मेन शाराएं उस सूबे की तरफ जाने वाली ही बंद है, बलूचिस्तान से एंट्री पॉइंट को चोक किया, सिंध से एंट्री पॉइंट को चोक किया, तो फिर वहां कौन आएगा अपनी इन्वेस्टमेंट लेके। हाँ जी, बात तो सही है कि वहां पे कौन आएगा पैसे लेके, और इस पे जो है वो की है। आपने बात की है कि ये
तो ये तो फिर एक सोसाइटी इशू बन गया है। आपको मैं इसको मेरे ज़हन में जब आप बात कर रहे थे तो एक मेरे ज़हन में आइडिया आ रहा था, मैं अगर इसको लिंक करूँ कि जिस तरह मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजद ने अपनी तमाम पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, या दीवार से लगा दिया या उनको मुश्किल में डाल दिया। को जमाते इस्लामी को तो स्टूडेंट समर्ज हुए, जिससे वो एक नेचुरल प्रोडक्ट सामने आई। उन्होंने कहा जी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो तुम्हारे मसलों का हल ही नहीं कर रही, वो तो कॉम्प्रोमाइज हैं या जेलों में हैं या मसले मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं ये जो महारंग बलोच का राइज है ये इसलिए है कि बलोचिस्तान की जितनी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं आइदर वो सिस्टम को जाहिर बात है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, ये आप कह रहे हैं कि इसीलिए एक नई फोर्स इमर्ज कर रही है और तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बलोचिस्तान का वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, इसने स्पेस दी है? या कि आप ये राइज ऑफ महारंग बलोच है, दिस इज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमारे साथ जी ज्यादती हो गई है, हम मिसिंग पर्सन है, हम मारे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो महारंग देखिए बलोच ना, का राइज है ज्यादती की बात होगी कि ये कहें कि जी विक्टिम कार्ड, मसला तो है, मसला तो है, विक्टिम्स तो है ना, जेन्युइन बात है, विक्टिम्स तो है, प्रॉब्लम तो है। वरना कोई आप क्या समझते हैं कि इतने बड़े तादाद में लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड के नाम पे निकले? ऐसा नहीं है। लोगों के प्यारे गायब हैं, सालों साल से गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। लोग इस वजह से बाहर आ गए हैं, तंग आमद बजंग आमद के तौर पे लोग सड़कों पे आ इतने। बलोचिस्तान एक ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इतनी बड़ी तादाद में औरतें खाली जो है वो विक्टिम कार्ड पे तो नहीं बाहर आई। अगर ये प्रोपेगेंडा होता तो चले 100 लोग 200 लोग, इतनी बड़ी तादाद में अक्रॉस बलूचिस्तान लोग निकले, औरतें निकली, विक्टिम कार्ड के हाली उस पर तो नहीं निकली ना चीमा साहब। अब मैं जो बात कर रहा हूं, देखे जो जेन्युइन पार्टीज है उनको क्या, उनको मार्जिनलाइज किया गया, उनका मैंडेट उनसे छीना गया, ऐसे लोगों को लगाया गया जो अगर आज इलेक्शन जेन्युइन हो तो काउंसलर का इलेक्शन भी ना जीते। सरफराज अकबर बुख्ती साहब जो करंट चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान के, उनका क्या वोट बैंक है, उनकी क्या रूट्स है लोगों में? तो देखे ना, जब आप इस तरह की एक आर्टिफिशियल लीडरशिप इंपोज करेंगे, जो लोग ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी सूबे की असली, वो बताने के बजाय वो कहानियां सुनाए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और चीजों को ऐसे फ्रेम करने की कोशिश करें जो रियलिटी के बजाय एक बायसेस के ऊपर या ख्वाहिशात पर मबनी हो, तो फिर तो यही नतीजे निकलेंगे ना। जब मालिक बलोच साहब वाली पार्टी या बाकी पार्टीज जो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज देखे ना, वो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज जो प्रो फेडरेशन है, प्रो फेडरेशन थी, फ्रेमवर्क की बात करती, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करती थी, निगोसिएशन की बात करती थी, पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करती थी, पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो है इन्वेस्टेड थी। जब आप उनका मैंडेट चोरी करेंगे और आर्टिफिशियल लोगों को मैंडेट देंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो सारा बलोच यूथ जो इन पार्टीज के साथ था और उसका कोई ना कोई यकीन पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ था, वो फिर ये देख के कि इन लोगों को तो वोट ही नहीं पड़ता, या इनका वोट और मैंडेट, पब्लिक मैंडेट को चोरी कर लिया जाता है, तो फिर वो कहां किस तरफ देखेंगे? फिर या प्रोटेस्ट निकलेंगे या रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो ये तो कहना गलती ज्यादा होगी कि कोई विक्टिमहुड कार्ड है। यहाँ पे जो लोगों के इलेक्शन रिग हुए हैं, जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को मार्जिनलाइज किया गया है, जो फेडरेशन की बात करती थी, तो उस वैक्यूम में फिर महारंग बलोच का ये वो जेन जी है, ये वो जेन जी के लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है या गायब है, लापता है, उनका कोई पता नहीं है, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शेख हसीना की जो बांग्लादेश वाली सिचुएशन है उससे एक फॉल्स पैरेलल तो ड्रॉ हो सकता है, लेकिन वो एक और सिचुएशन थी। यहाँ पे जो सिचुएशन है, कोई ना कोई वॉइसेस तो अभी भी हैं और उनकी कुछ ना कुछ बात मेन लैंड में कोई कर लेता है, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे होनी चाहिए। यहाँ पे आज किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को खड़ा होके अब इस बात को कहना चाहिए कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे शुरू होना चाहिए। देखे, बलूचिस्तान का मसला एक जेन्युइन पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जिसका कोई सिक्योरिटी सोल्यूशन नहीं है।
आप जितना ज्यादा उसको सिक्योरिटाइज करेंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर जो है वो उसमें उतना उलझाव पैदा होगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। पॉलिटिकल मसला है, उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आखिरी आखिरी सवाल ये बताइएगा बासर साहब कि ये जो पाकिस्तान की हुकूमत अक्सर कहती है कि भारत जो है वो इन प्रॉक्सीज को फंडिंग कर रहा है, जाहिर बात है बीएलए के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? आपको क्या लगता है ये जो भारत का नैरेटिव है, कि जैसे कुलभूषण यादव का एक वो भी सेटअप भी उस वक्त एक्सपोज निकला था, ये किस हद तक फंडिंग आ रही है उनको, या कि आप समझते हैं जब अपने मसले हल नहीं होते तो भारत पे डाल देते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं इस जो नहीं जो जो देखे ना, ये तेरी तो है एक पाकिस्तान की एस्टेब्लिश्ड तरफ से? हकीकत है। आप वो जो शर्म अल शेख में 2008 या 2009 का जो शर्म अल शेख का समिट का डिक्लेरेशन है बिटवीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, आप उसको देख ले तो उसके अंदर बलूचिस्तान के अनरेस्ट का जिक्र है, उसमें जिक्र है। तो इंडिया ने तो ऑफिशियली एक्नॉलेज किया हुआ है कि वन वे और दी अदर दे हैव बीन स्टोकिंग ट्रबल इन बलूचिस्तान, इसमें तो शक कोई नहीं है। शर्म शेख का वो समिट का जो डिक्लेरेशन है उसको जी बादशाह साहब, ये थोड़ा ग्लिच आ गया था। आप क्या बोल रहे थे शेख की आपने बात शुरू की थी? आज तो चीमा साहब आंख मचोली खेल रहे हैं आप हमारे साथ। वो थोड़ा मैं इंटरनेट का इशू है इसलिए। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा ये जो देखे ना, भारत वो के जो शर्म जो अल मैंने सवाल शेख, उठाया इस पे। जी जी, जो शर्म अल शेख का डिक्लेरेशन है जनाब, उसको आप पढ़ लें। वो तो ऑफिशियल लेवल पे एट द हाईएस्ट लेवल वो तो एक्नॉलेज किया हुआ है, तो उसमें तो बहस की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। ये कहना कि नहीं इन्वॉल्व, फिर कुलभूषण यादव का जो अरेस्ट है उसे आप देख लें। और कुलभूषण यादव बलूचिस्तान काम ते लैंड नहीं ना आए हुए ऐसी, तो ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये कहना कि क्या ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि कुछ ग्रुप्स को इंडिया की कोई सपोर्ट मौजूद है, या ये इस वजह से है कि यहां पे एक प्रॉब्लम है जिसको एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में इंडिया कुछ फंडिंग प्रोवाइड, सो द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इज the antagonistic center periphery relationship, enforced disappearances, political marginalization, exclusion, socio-economic and grievances। ये है मेन कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तानी रियासत का तवातुर के साथ सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से बलूचिस्तान को देखना, हर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को, हर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीवेंस को सिर्फ ये देखना कि ये तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो गया है, कोई सिक्योरिटी रिस्क हो गया है, और उसको सिक्योरिटाइज करते जाना जो काउंटर पर, ये है वो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट। और उसको फिर एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में कुछ ग्रुप्स को बिल्कुल इंडिया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो उसकी प्राइमरी रीजन नहीं है, वो उसकी सेकेंडरी या टर्शरी रीजन हो सकती है। प्राइमरी रीजन यही है कि हम एक पॉलिटिकल मसले को सिक्योरिटी का रिस्पॉन्स दे दे के मजीद से मजीद तर उलझा रहे हैं। पहले हमने नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर रॉकेट फायर कर दिए, जो भी किया वो गार उनके ऊपर गिर गई, और कहा जी ये तो 3-4 बलोच सरदारों का मसला है, बाकी बलोच सरदार तो जो है वो प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ है, ये वो उधर से मसला उठा, आज तक देख ले काबू में आके नहीं दे रहा। तो हर गुजरते दिन के साथ जो भी नैरेटिव बनाया गया वो गलत था। जो अप्रोच अडाप्ट की गई वो बड़ी हाई हैंडेड थी, ओवर मिलिटराइज थी, ओवर सिक्योरिटाइज थी, मसला गंभीर से गंभीरतर होता गया। ये है मेन फॉल्ट लाइन, और उस फॉल्ट लाइन के अंदर कुछ सेकेंडरी टर्शरी रोल उस इंडियन फंडिंग का भी है, जो शर्म अल शेख में इंडिया ने जो है एडमिट की हुई है, कुलभूषण यादव के अरेस्ट में जो है वो तवातुर के साथ जो है एस्टेब्लिश हुई है। तो जी ये है। बिल्कुल
ठीक है। बाद में फिर बाकी प्लेयर्स भी जंप कर जाते हैं जब वो देखते हैं कि वैक्यूम है, गैप है, तो बिल्कुल उस हवाले से थैंक यू वेरी मच बासित साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया चिमा सर।